हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग। इसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे। पार्ट वन में हम डील करेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टेक्निक एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ दिस टेक्निक। सो लेट्स स्टार्ट। As we all know that 99% of DNA in humans are same, मतलब सारे humans में 99.9% DNA सेम। डिफरेंस कहाँ से आता है दो इंडिविजुअल्स में? वो आता है इस 0.1% DNA की वजह से। ये नॉन कोडिंग होता है। तो दो इंडिविजुअल्स का जो डिफरेंस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस 0.1% ऑफ DNA। दूसरी खास बात क्या है इस 0.1% DNA को अगर हम जेनेटिकली देखना चाहें कि ऐसा क्या डिफरेंस है दो इंडिविजुअल्स में, तो अगर हम देखें तो 0.1% कितना होता है टोटल ह्यूमन जीनोम का? दैट इज़ 3 × 10⁻6 बेस पेयर्स। नाउ इमेजिन 3 × 10⁻6 बेस पेयर्स को अगर हमको कंपेयर करना पड़े तो कितना लंबा प्रोसेस होगा और कितना टीडियस होगा। इसके लिए जो टेक्निक डिस्कवर की गई थी दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसीजर पे जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। जो हमारा डीएनए है उसको जब हम डेंसिटी के आधार पे क्लासिफाई करते हैं तो दो पीक्स आती है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। जब हम डीएनए को दो पार्ट्स में देखते हैं तो एक आता है बल्क डीएनए जो एक बड़ी पीक की तरह दिखता है, और एक आती है छोटी पीक जो कि होती है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए जो होती है ये रेपिटेटिव डीएनए होती है, मतलब इसमें एक बेस का सीक्वेंस कई बार रिपीट होता है, इसलिए इनको रेपिटेटिव डीएनए भी कहते हैं। और दूसरी खास बात क्या होती है दैट दिस सैटेलाइट डीएनए इज नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग मीन्स इट डजंट कोड फॉर एनी प्रोटीन। सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट कहाँ होगा? एट टीलोमियर्स, सेंट्रोमियर्स, हेट्रोक्रोमैटिन एंड वाई क्रोमोसोम। फर्दर इस सैटेलाइट डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो टाइप्स के सैटेलाइट डीएनए होते हैं। वन इज माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एंड सेकेंड इज मिनी सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ये किन बेसिस पे किया गया है? फर्स्ट होता है लेंथ ऑफ द सेगमेंट रिपीटेड, मतलब इसमें जो बेस सीक्वेंस रिपीट हुआ है वो कितना बड़ा था। माइक्रो सैटेलाइट में इट इज़ ऑफ 2 to 6 बेस पेयर्स। इसे हम रिपीट यूनिट भी कहते हैं क्योंकि यही बार बार रिपीट होगा बेस सीक्वेंस। दूसरा मिनी सैटेलाइट में इट इज़ ऑफ 6 to 50 बेस पेयर। The repeat unit in mini satellite is 6 to 50 base pairs, while in micro satellite it is of 2 to 6 base pairs। और जो माइक्रो सैटेलाइट में है, अब दूसरा पॉइंट होता है कॉपी नंबर। कॉपी नंबर मतलब ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इन माइक्रो सैटेलाइट्स इट इज़ रिपीटेड अराउंड 10 to 50 टाइम्स, वाइल मिनी सैटेलाइट्स ये जो बेस सीक्वेंस रिपीटेड होता है ये होता है अराउंड 50 to 100 टाइम्स। तीसरा पॉइंट जिसके बेसिस पे माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स को क्लासिफाई किया गया दैट इज बेस कॉम्पोजिशन, दैट इज द रेशियो ऑफ AT एंड GC। सो हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट डीएनए आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट रिपीटेड, कॉपी नंबर, बेस कॉम्पोजिशन, they are classified into micro and mini satellites. Length of segment repeated in microsatellite it is 2 to 6 base pairs, while in mini satellite it is 6 to 50 base pairs. In microsatellites this repeat unit is repeated around 10 to 50 times, while in mini satellites it is repeated around 50 to 100 times. Mini satellites को हम VNTRs भी कहते हैं, that is variable number tandem repeat. Tandem means the sequence is repeated one after the other without any gap, and main microsatellites are also known as STRs और short tandem repeats। तो यहाँ से क्लियर हो गया what are VNTRs and what are STRs। कुछ important facts about VNTRs। पहली चीज़ है VNTR shows high degree of polymorphism in form of number of repeats of base sequences in two unrelated individuals which are heritable। तो खास बात यह है कि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म किस फॉर्म में होती है? इन सब VNTRs में दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के अगर हम VNTRs देखेंगे तो उनमें जो रिपीट होगा बेस सीक्वेंसेस का वो जिस नंबर में रिपीट होगा, मतलब मान लीजिए दो इंडिविजुअल हैं
किसी एक इंडिविजुअल में वही रिपीट सीक्वेंस 4 बार रिपीट होगा, किसी एक्स मान लीजिए दूसरा इंडिविजुअल वाई है, उसमें वही बेस सीक्वेंस मान लीजिए 8 बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ रिपीट ऑफ बेस सीक्वेंसेस होते हैं, इसके बेसिस पे हम VNTRs को लेके DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन हमारी यही कहती है, DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन दीज रिपीटेटिव DNA दैट इज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट में जो डिफरेंसेस मिलते हैं दो इंडिविजुअल्स में, वही बेसिस होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। मतलब किसी में जो हमें बेस सीक्वेंस का रिपीटेशन 6 बार मिल रहा है, किसी में 4 बार मिल रहा है, किसी में 8 बार मिल रहा है, यही हमारा बेसिस होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। क्योंकि ये जो डिफरेंस है VNTRs का, नंबर ऑफ रिपीट्स ऑफ बेस सीक्वेंस चेंज का, यही है जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होगा। नेक्स्ट थिंग क्या है, एक खास बात यह है कि द VNTRs मे बी ऑफ सेम लेंथ एंड सीक्वेंस एट सर्टेन साइट्स बट वेरी एट अदर साइट्स इन टू इंडिविजुअल्स। किन्हीं दो इंडिविजुअल्स में कुछ साइट्स में तो ये लेंथ और सीक्वेंस सेम हो सकता है, मगर कुछ साइट्स पे हमेशा अलग ही होगा। तो ये यूनिक पैटर्न देते हैं हर इंडिविजुअल को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो चाइल्ड इनहेरिट्स वन क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम अदर होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। तो क्या होगा कि जो एक क्रोमोसोम पे VNTR का पैटर्न मिलेगा वो 50% मदर से सिमिलर होगा और 50% फादर से सिमिलर होगा। तो देखिए 50% साइड्स पे तो वो सिमिलरिटी शो कर सकता है, लेकिन 50% साइड्स पे मदर से सिमिलरिटी नहीं शो करेगा। दूसरा पॉइंट होता है कहाँ पे ये सिमिलर पैटर्न शो कर सकता है, दैट इज इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि वो एक ही सिंगल जाइगोट से बने हुए हैं, तो उसमें वो पैटर्न सेम होगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, क्रोमोसोम 7 लिए थे दो इंडिविजुअल्स के, तो एक में पैटर्नल क्रोमोसोम जो था इंडिविजुअल ए में, उसमें 3 बार रिपीट हुआ था VNTR में एक सीक्वेंस, और मैटरनल क्रोमोसोम में वही सीक्वेंस 4 बार रिपीट हुआ था। जबकि इंडिविजुअल बी में पैटर्नल क्रोमोसोम में वो सीक्वेंस 11 टाइम रिपीट हुआ है और मैटरनल क्रोमोसोम में 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। हर इंडिविजुअल में ये रिपीट ऑफ सीक्वेंस, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस जो होता है, ये डिफरेंट होता है और यही यूनिकनेस देता है हर इंडिविजुअल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, DNA फ्रॉम एवरी टिश्यू, चाहे आप ब्लड से ले लें, हेयर फॉलिकल से ले लें, स्किन से, बोन से, सलाइवा से, स्पर्म से, वो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएगा। दैट इज वो सेम ही होगा चाहे आप किसी भी सेल से ले लें, किसी एक इंडिविजुअल के। तो सो दिस बिकेम अ वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। इसीलिए हम DNA को लेने लगे फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में। अब आते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग पे। सबसे पहले किसने ये टेक्निक डिस्कवर की थी, इसको डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने जिनका नाम था एलेक जेफरी। इन्होंने 1984 में इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। और ये तो हो गया कि किसने सबसे पहले इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। अगर क्वेश्चन आए कि किसने इंडिया में पहले इसको लॉन्च किया है, तो दो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर VK कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह। दे स्टार्टेड DNA फिंगरप्रिंटिंग एट CCMB। CCMB एक CSIR का इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। दिस इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। लालजी सिंह को फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। अब इस पूरी टेक्निक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज होती है, दैट इज प्रोब। इसमें जो प्रोब यूज होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA विच इज लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ DNA। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लेबल्ड होता है, और ये डिटेक्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ DNA को, उनसे हाइब्रिडाइज कर जाएगा। मतलब जो DNA सीक्वेंस होंगे उनमें जाके ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा और उनको डिटेक्शन में हेल्प करेगा। आगे हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ DNA। इसमें इन्वॉल्व होगा सेल वॉल मेम्ब्रेन डाइजेशन, प्रोटीएज, RNA ट्रीटमेंट, प्रेसिपिटेशन विद चिल्ड इथेनॉल, जिसके बाद में अप एंड ऑफ ट्यूब में हमें छोटे नीचे की ओर रेशे की तरह का आपको DNA मिल जाएगा। लेकिन ये DNA पूरा कितना बड़ा होगा, तो इसको हम कैसे आगे एनालाइज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन ऑफ DNA विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। तो इनसे हम स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स के लिए ये होंगे जिससे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे DNA के छोटे छोटे, जिनमें VNTRs होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब अब जो DNA फ्रैगमेंट्स आ गए हैं, इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसमें जेल की पोरोसिटी में साइज के बेसिस पे डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। अब ये जो डीएनए में बैंड्स आ गए हैं, डीएनए के जेल में डीएनए के बैंड्स जो आ गए हैं, ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकते हैं जेल में, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स में, जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन में। ये जो ब्लॉटिंग की टेक्निक है इसे हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडविन सदर्न इन 1975। अब इसकी खास बात क्या होती है? दिस इज यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम अ सैंपल ऑफ डीएनए। ऐसे ही वेस्टर्न ब्लॉटिंग स्पेसिफिक प्रोटीन डिटेक्शन के लिए काम आती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग स्पेसिफिक आरएनए को उनके सैंपल से डिटेक्ट करने में काम आती है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे डीएनए बैंड्स ट्रांसफर हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। जो लेबल्ड वीएनटीआर के प्रोब है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, उनसे हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे नाइट्रोसेलुलोज पे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रांसफर हुए हैं। ये जो वीएनटीआर प्रोब होते हैं ये मोस्टली P32 लेबल्ड होते हैं, जो कि डीएनए के फॉस्फोरस में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, फॉस्फोरस की जगह पे, और वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हो जाते हैं। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब ये जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब हैं, इनको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी के मेथड से। तो हमें बैंड्स दिख जाते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है क्या बैंडिंग पैटर्न आया है। अब ये जो पोजीशन ऑफ बैंड्स होता है प्रोब्स, लेबल्ड प्रोब्स के साथ में, ये साइज जो होता है वीएनटीआर का उसको डिपेक्ट करता है। पोजीशन ऑफ बैंड लेबल्ड विद प्रोब डिपेक्ट्स द साइज ऑफ द वीएनटीआर। जितना ज़्यादा दूर जाएगा बैंड हमको मिलेगा वीएनटीआर का, उसका मतलब होगा कि उस वीएनटीआर का लेंथ छोटा था। इसका मतलब लेंथ छोटा के मतलब क्या होगा कि उसका जो रिपीट नंबर ऑफ सीक्वेंस था वो कम था। मतलब अगर किसी में 10 ही रिपीट हुए हैं तो वो छोटा पार्ट होगा, छोटा वीएनटीआर होगा, तो वो एनोड की ओर ज़्यादा दूर तक गया होगा। जबकि जो 30 रिपीट्स वाला बड़ा सेगमेंट होगा वीएनटीआर का, वो पास में रहेगा कैथोड की ओर, पास में रहेगा, नियर, इट विल बी नियर कैथोड। वो जो बाहरी बड़ा सेगमेंट होगा वो कैथोड की ओर होगा, और जो कम रिपीट का सीक्वेंस होगा वो दूर तक जाएगा, एनोड की ओर तक। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम आते हैं इसके पिक्चर फॉर्म में प्रोसीजर को देखने के लिए। सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन किया, ब्लड या सीमेन या किसी भी अदर सैंपल से। डीएनए कंटेंट 1 लाख सेल्स से ये 1 माइक्रोग्राम डीएनए इतना काफ़ी होता है इस प्रोसीजर को करने के लिए। तो अब जो डीएनए आइसोलेट होता है उसको हम ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से, जिससे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम करेंगे इसकी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल बनता है एग्रोस का, ये एग्रोस मिलता है हमें रेड एल्गी से, और ये इसमें जो पोरोसिटी होती है वो उससे डीएनए सेपरेट होता है उस पोरोसिटी में अपने साइज़ के बेसिस पे। जो छोटा डीएनए होगा वो हल्का होगा तो एनोड की ओर ज़्यादा दूर तक जाएगा, और जो बड़ा फ्रैगमेंट होगा वो कैथोड की ओर ही रहेगा। तो साइज़ के हिसाब से इसका सेपरेशन होगा डीएनए का। अब ये जो डीएनए सेपरेट हुआ है इट इज़ डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको एल्कली सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। एल्कली सॉल्यूशन से ट्रीट करने पे पीएच बढ़ा देने पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों की बेस पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, हाइड्रोजन बेस पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म हो जाएगा। अब जेल पे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनएज हैं उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? क्योंकि डीएनए जेल पे ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होता है और वो डिफ्यूज़ होने लगता है, जबकि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे वो ज़्यादा देर तक स्टेबल फॉर्म में रहेगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ सदर्न ब्लॉटिंग। इसमें क्या करते हैं, जेल को एक बफर में डालते हैं, बफर सॉल्यूशन में डालते हैं, और जेल के ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को रखते हैं। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी ब्लॉटिंग शीट्स रख देते हैं।
अब क्या है, कैपिलरी एक्शन होगा इस बफर सॉल्यूशन से वाटर का, तो ऊपर की ओर वाटर चढ़ेगा, तो ब्लॉटिंग शीट्स की ओर सॉल्यूशन जाएगा वाटर। तो अब क्या होगा, जो डीएनए बैंड्स जेल पे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोब का, प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन का। अब क्या होगा, डीएनए का जो प्रोब है वीएनटीआर का, उसमें जो रेडियो लेबल्ड होगा, इसके सॉल्यूशन को हम डालेंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे जब डालेंगे तो प्रोब का जो भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा उन सब से वो बाइंड कर जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा प्रोब होगा जो बाइंड नहीं कर पाया है उसको हम लोग वॉश कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है, अब जो प्रोब आ गया है इसको हम डिटेक्ट करेंगे। इसको डिटेक्ट करने के लिए रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, तो ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक यूज़ करेंगे और इसमें एक्सरे फिल्म पर बैंड्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें हम देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा बैंड कहाँ कहाँ पे है। जो जेल में बैंड्स होते हैं वो अब हमको इस एक्सरे फिल्म पे दिखने लगते हैं, जिसको हम आपस में विभिन्न सैंपल का कंपेयर करके अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस से पता लगा सकते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में हमें अगर यूज़ करना है कि कौन सा क्रिमिनल का है या पेटेंटी टेस्टिंग में यूज़ करना है, तो वो अब हम आगे इस पैटर्न से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द प्रोसीजर। हमारा एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। इसमें दो इंडिविजुअल्स का हम आपको दिखा रहे हैं, एक है इंडिविजुअल ए और एक है इंडिविजुअल बी। इसमें 3 क्रोमोसोम्स लिए गए, क्रोमोसोम नंबर 7, 2 एंड 16। वीएनटीआर जो है क्रोमोसोम 7 में पैटर्नल वाला में 3 बार बेस पेयर की 3 बार बेस सीक्वेंस की रिपीट है। मैटर्नल क्रोमोसोम में इसमें 4 बार बेस सीक्वेंस की रिपीट है। ऐसे ही क्रोमोसोम 2 में आपकी 8 टाइम्स रिपीट है एक में, और एक में 7 टाइम्स रिपीट है। तो हम देख रहे हैं कि हर क्रोमोसोम में डिफरेंट रिपीट्स देखी जा रही है, क्योंकि एक क्रोमोसोम नंबर में भी दोनों, एक पैटर्नल होता है एक मैटर्नल होता है। तो हम देख रहे हैं वीएनटीआर लेंथ जो है हर क्रोमोसोम में, उस वीएनटीआर की लेंथ डिफरेंट है। कलर्स इसलिए डिफरेंट कर लिए ताकि बैंड पैटर्न में समझ में आ सके। तो देखिए, अब यहाँ पे स्टोरी ये थी कि एक साइट पे मर्डर हुआ है, वहाँ पे ब्लड सैंपल मिले हैं जिसको हमने सी मान लिया है, कल्प्रिट का ब्लड सैंपल। इसका एक डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न आया है और हमने 2 सस्पेक्ट थे, इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी। इन दोनों का भी ब्लड सैंपल देख लिया है, इनका भी हमने डीएनए फिंगरप्रिंट का पैटर्न निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इस वाले वीएनटीआर में 3 बार बेस सीक्वेंस का रिपीट है, तो ये सबसे छोटा है। अगर आप सारे का देखें तो सबसे छोटा यही सीक्वेंस है, तो सबसे आगे हमें देखिए ये रेड बैंड मिला है। अब अगर हम कंपेयर करें तो सेकंड नंबर पे 4 सीक्वेंस रिपीट हमारी इसी क्रोमोसोम में है, तो ये जो हमको मिलेगा ये रेड वाले के पीछे ही ये मिलेगा दूसरा रेड सीक्वेंस भी। फिर 5 सीक्वेंसेस हैं हमारे इस ब्लू वाले में, तो ये ब्लू वाला मिलेगा इस रेड के पीछे। तो जैसे जैसे नंबर आपके इंक्रीज होते जाएंगे, लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ वीएनटीआर होता जाएगा और वो वेल की ओर ही हमको उसका सेगमेंट, उसका बैंड दिखता है। तो जो हमने कहा था कि जितना बड़ा वीएनटीआर होगा वो वेल की ओर रहेगा और जितना छोटा होगा वो आगे की ओर मिलेगा। तो ये सब जो वीएनटीआर्स के हमको बैंड्स मिले हैं, इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं सी इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंट बी इंडिविजुअल से मैच कर रहा है। इसका मतलब क्राइम जो है वो बी इंडिविजुअल ने किया है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न से कि किससे सिमिलैरिटी है, तो वही हमारा कल्प्रिट हो सकता है, या वही हमारा, अगर अब प्रॉब्लम पेटेंटी टेस्टिंग की है तो उसमें भी इसी से कंक्लूजन निकलेगा कि वो व्यक्ति उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है कि नहीं। तो ये था इसका एक एप्लीकेशन का एग्जाम्पल। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि वीएनटीआर में कितने बेस सीक्वेंस के कितनी बार वो बेस सीक्वेंस रिपीट हुआ है, उससे जो वीएनटीआर की लेंथ निकलती है वही हमारा पैटर्न बनने का बेसिस होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, फॉरेंसिक साइंस में कोई क्राइम हो उसका डिटेक्शन करने में कि हु वाज द कल्प्रिट, पैटर्निटी टेस्टिंग में अगर कोई मदर कहे कि मेरे चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर कोई और है, तो आप चाइल्ड और बायोलॉजिकल फादर जो सस्पेक्टेड है उन दोनों का डीएनए फिंगरप्रिंट करवा के पता कर सकते हैं कि वो बायोलॉजिकल फादर है कि नहीं है।
जेनेटिक और पॉपुलेशन डाइवर्सिटीज़ पढ़ने में देख सकते हैं कितनी मैचिंग हो रही है फिंगरप्रिंट्स में, उससे पता चल जाएगा कितनी डाइवर्सिटीज़ है, कितना रिलेशन है आपस में। इमिग्रेशन कंट्रोल, इमिग्रेशन के लिए कंट्रीज़ में होता था कि आप बताएंगे कि यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव है, तो अब वो रिलेटिव असली में आपका रिलेटिव है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपका और रिलेटिव का डीएनए फिंगरप्रिंट चेक कर लिया जाएगा। इफ़ देयर इज मैचिंग तो आपको वो अलाउ करेंगे इमाइग्रेट करने के लिए अपनी कंट्री में, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आइडेंटिफाई जीन्स कनेक्टेड विद हेरिडिटरी डिजीजेस। जो हेरिडिटरी डिजीजेज होती है उसमें कौन से जीन्स हैं उसको स्टडी करने में भी हम देख सकते हैं इसका यूज़। So this was all about DNA fingerprinting technique, procedure and concept. नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सर्टेन MCQs जो कि इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए जो कि सफिशिएंट क्वांटिटी में है यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस तो होती है, ठीक है, ब्लॉटिंग भी होती है, ऑटो रेडियोग्राफी भी डिटेक्शन के लिए करनी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें पीसीआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डीएनए हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी में है। पीसीआर एम्पलीफाई करने में काम आता है अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डीएनए मिला है जो आगे रन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ होता है अगर हमारा बहुत कम अमाउंट में डीएनए हो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज फॉर मेकिंग स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एट द टाइम ऑफ व्हेन द प्रोब इज इंसर्टेड इन द प्रोसीजर। जिंक फिंगर एनालिसिस का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग refers to technique used for molecular analysis of different specimens of DNA, techniques used for identification of fingerprints of individuals, molecular analysis of profiles of DNA samples. So the correct option is molecular analysis of profiles of DNA samples. मतलब डीएनए सैम्पल्स के जो प्रोफाइल्स बनते हैं उनकी मोलिकुलर एनालिसिस जो होती है उसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Next question is genetic map is one that shows the distribution of various species in a region, establishes sites for the genes on a chromosome, establishes various stages in gene evolution or show the stages during the cell division. So the correct option is it establishes sites of the genes on a chromosome, that is genetic map। मतलब किसी क्रोमोसोम पे जीन्स की साइट को जो एस्टेब्लिश करता है दिखाता है उसे हम जेनेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड्स फॉर। अब यहाँ पे आपको देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है मगर इसका करेक्ट ऑप्शन है जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें पीसीआर भी यूज़ होता है अगर डीएनए क्वांटिटी कम हो और रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज़ होता है जिसे हम आरएफएलपी कहते हैं। नेक्स्ट among human what percentage of base sequence is dissimilar? Dissimilar कितना होता है 0.1%, similar is 0.99%. So correct option is 3. Technique to compare DNA sequence of any two individual is known as DNA fingerprinting. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence known as repetitive DNA. Next, which of the following is incorrect? In repetitive DNA, a small stretch of DNA is repeated many times. बिल्कुल correct है. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peak during density gradient centrifugation. हमने देखा था एक bulk DNA बनता है और उसके अलावा एक satellite DNA की peak बनती है. These DNA sequences do not code for any protein. Yes, this is correct. They do not code for any protein. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, none of these. DNA has been isolated from several tissue of person, that is blood, hair, follicle, skin and bone. DNA isolated from which of the tissue will show highest degree of polymorphism?
इसमें कोई सामने जैसा कि देखा था कि सिमिलर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब किसी में कोई भी चेंज नहीं होगा. ऑल टिश्यूज विल हैव सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. फोर्थ आंसर, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज. नेक्स्ट, VNTR stands for variable number tandem repeat. DNA fingerprinting is useful in paternity cases, crime detection, determining in population and diversity. मतलब all of these. DNA fingerprinting involves use of which techniques? देखिए, सदर्न प्लॉटिंग भी होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी होता है, रेडियो एक्टिविटी भी होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. VNTR belongs to mini satellite. Which of the following will show same DNA fingerprinting pattern? अभी हमने बात की थी मोनोजाइगोटिक ट्विंस. The sensitivity of DNA fingerprinting has been increased by PCR. तो ये था हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक. होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.